हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए, यू आर नॉट मिस्टर्स के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को कम्प्लीटली ये पता चल चुका था कि वो जंग्स को नहीं, वी जो सेक्ट है, वी जो सिटी है उसका मालिक है, या ये कहो कि महाराज है, आने वाला महाराज है। लेकिन उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी होगी और अपने अंकल से भी लड़ना होगा। हालांकि इन सालों में हर कोई जानता था कि वीदाओं ने कितने सारी चीज़ें ऐसी की थी जो कि इनलीगल थी, बट एक राजा होने की वजह से उसके ऊपर कभी कोई भी एक्शन नहीं ले सकता था और अपनी इमेज भी वो सबके सामने ऐसी बना के रखता था ना कि मानो किसी को ये विश्वास ही नहीं होता था कि इसने कभी कुछ गलत भी किया होगा। और जो इंसान जानते थे कि इसने गलत किया है वो प्रूफ नहीं कर पाए कि इसने कुछ गलत किया है। इस वक्त विंग उस सभा में बैठे हुए सभी लोगों की तरफ देख रहा था और फाइनली वो डिसाइड कर चुका था कि वो उस इंसान से बदला लेगा और उसका जो अधिकार है उसको वापस लेगा। लेकिन वो ये अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए एक एक करके वो वहाँ पे बैठे सभी लोगों को देखना शुरू कर चुका था कि इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि उसका साथ देगा। इसलिए वो हर किसी को देख रहा था और उसकी तरफ बढ़ने वाला जो पहला कदम था वो था लान वांगजी का। वैसे तो लान वांगजी एक ओमेगा था और यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे जो कि ओमेगास थे, बट यहाँ पे ओमेगास को भी इतनी टफ ट्रेनिंग दी जाती थी ना कि कभी भी उनको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े, वो अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। इसलिए कभी भी यहाँ पे वो लोग अपने आप को थोड़ा वीक या फिर कुछ अलग नहीं समझते थे। हाँ, बट इतना अंतर होता था कि वो बेबीज़ कैरी कर सकते थे, प्रेग्नेंट हो सकते थे। बाकी जो उनकी तालीम होती थी, जो उनकी प्रैक्टिस होती थी, जो उनको सिखाया जाता था, स्वॉर्डमैनशिप या फिर अदर चीज़ें, तीरंदाजी या फिर कुछ भी ले लो, वो हर किसी को बीट करते थे, या ये कह लो कि वो किसी से भी कम नहीं होते थे। सेम चीज़ नेव हेसांग के साथ भी थी। वैसे तो उसका जो मेन वेपन था वो था उसका निहाज, बट यहाँ पे उसके पास तलवार भी रहेगी। लान वांगजी अपने कदमों को बढ़ाते हुए विंग के पास पहुंचता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा हर कदम पे साथ दूंगा। तुमने जो निर्णय लिया है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको पूरा करने में मैं तुम्हारा साथ दूं और मैं पक्का दूंगा। मैं अपनी जान दे के भी अगर तुम्हारा साथ दे सकूं तो मैं ऐसा ज़रूर करूंगा। और चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बैठा कोई भी इंसान ऐसा होगा जो कि तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसी के साथ जैन चैंग भी अपनी सीट से उठते हुए विंग के पास आते हुए बोलता है कि मैंने बचपन से तुम्हें मेरे भाई की जगह पे देखा है। आज जो सच्चाई तुम्हारे सामने आई है वो सच्चाई मेरे लिए भी नहीं है, लेकिन सच यही है कि तुम वी सेक्ट को बिलोंग करते हो और आने वाले महाराज भी हो। लेकिन तुम्हें जब भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ रहेगा। विंग जैन चैंग और लान वांगजी का साथ पाके बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन साथ ही साथ अब धीरे धीरे बाकी सभी लोग भी उसके पास आने लगे थे उसका साथ देने के लिए। लाइक निये सेक्ट वाले, जिंग सेक्ट वाले, जियांग सेक्ट वाले, लैन सेक्ट वाले और यहाँ तक कि वैन सेक्ट वाले भी। वैन सेक्ट की वैसे इमेज थोड़ी सी खराब थी, वो इसलिए नहीं कि वो लोगों पे अत्याचार करते थे या जालसाजी करते थे या फिर दूसरों का हक मारते थे या फिर दूसरों को मतलब नीचा दिखाते थे। ऐसा कुछ नहीं था, वो बस अपने लस्टफुल बिहेवियर की वजह से मतलब वहाँ पे थोड़ा सा बदनाम हुआ करते थे। अगर उनके सामने कोई ओमेगा आ जाए तो फिर उसको वो लस्टफुल नज़रों से ना देखे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। इसकी वजह से वो थोड़ा सा बदनाम थे, लेकिन कल्टिवेशन वर्ल्ड में उनकी एक अलग पहचान थी और जब भी किसी को हेल्प होती थी वो भी ज़रूर आगे बढ़ के आते थे। और यहाँ तो विंग के वो करीबी दोस्त हैं तो ऑफकोर्स सी बात है विंग का साथ वो भी कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए वैन सेक्ट के वैन सू, वैन जूलियो और वैन चाओ, ये तीनों भी अब विंग का साथ देने के लिए तैयार थे। सारे के सारे सेक्ट के जितने भी मेंबर थे विंग के साथ थे, लेकिन सिर्फ साथ होना ही काफ़ी नहीं था, उनको एक ज़बरदस्त प्लानिंग करनी पड़ेगी वी सेक्ट के खिलाफ लड़ने के लिए, उस इंसान को उस गद्दी से निकाल फेंकने के लिए और खुद का आधिपत्य उस गद्दी में स्थापित करने के लिए उन्हें एक प्लानिंग करनी होगी। एक स्ट्रॉन्ग पार्टी सेना अपने पास रखनी होगी, पूरी की पूरी चीज़ें पूरी तरीके से सेट करनी होंगी, आराम से हर तरफ चारों तरफ देखने के बाद उन्हें चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा। और ये सब कुछ उन्हें करना है 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया
तो मासूम वैन किंग और मेंग्याओ ये दोनों ही सज़ा के अधिकारी हो सकते हैं, क्योंकि राज परिवार के अगेंस्ट जो साजिश की जाती है, जो प्लानिंग की जाती है, उनको हार्म करने की जो कोशिशें होती हैं, अगर इसमें किसी एक इंसान का नाम शामिल होता है और अगर वो इंसान घर का मुखिया है तो उसके पूरे परिवार को सज़ा दी जाती है। ऐसा राज परिवार के रूल्स ऑफ बुक में लिखी हुई है, यानी कि उन बुक में लिखी हुई है जो कि राज परिवार के रूल्स को बताते हैं। और ये रूल्स विंग से छुपे हुए नहीं थे, बचपन से ही लेके अभी तक उसको उसके जो राज परिवार के रूल्स होते हैं वो सिखाए गए हैं। भले ही आज तक उसे कभी ये समझ में नहीं आया कि उसे ही क्यों सिखाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आज फाइनली वो समझ चुका था कि उसे ये सब कुछ क्यों सिखाए जा रहे हैं। अब धीरे धीरे वहाँ पे ये तो तय हो चुका था कि कौन विंग का साथ देगा, किस तरीके से देगा, लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा था कि वहाँ पे प्लानिंग किस तरीके से चलेगी। वहाँ पे अगर जाना है और वी दाव को जड़ से उखाड़ना है तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग तो चाहिए। अगर वो ऐसे ही मुंह उठा के वहाँ पे चले जाएंगे और उन पे हमला करने की सोचेंगे तो ऑफकोर्स सी बात है, मुँह की खाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, नॉर्मल सी ही बात होगी। अगर उन्हें उसे हराना है, उससे वो गद्दी छीननी है, तो ऑफकोर्स सी बात है उन्हें भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और अपने आप का प्रदर्शन सबके सामने एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर के रूप में वहाँ पे करना होगा। साथ ही साथ सिर्फ कला में ही, यानी कि युद्ध कला में ही नहीं, अपने दिमाग से भी शार्प माइंडेड उन्हें होना पड़ेगा, क्योंकि वी दाव ने पिछले 19 सालों से वहाँ पे राज किया है। तो ऑफकोर्स सी बात है उसने अपना आधिपत्य इतना जमा लिया होगा कि उसके लिए हर एक इंसान वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार होगा। इसलिए उन्हें हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लोग बेगुनाह हैं उसके परिवार को छोड़ के बाकी लोगों को तो उन्हें सुरक्षित रखना ही होगा। अगर वो चाहे चेंज होना तो हो सकते हैं, और उन्हें इस बात का ध्यान भी देना होगा कि बेगुनाह लोगों को उनकी वजह से कोई हार्म ना पहुँचे। इस वक्त उस सभा में सबसे बड़ा मुद्दा यही बना हुआ था कि वहाँ पे अगर वो अटैक करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, और साथ ही साथ उन्हें अपनी पर्सनल जो फैमिली है ना उसको भी प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि वी दाव एक राजा है। अगर एक सेकंड के अंदर भी उसको अपने पे हमला होने से एक सेकंड पहले भी उसको ये पता चलता है ना कि उस पर हमला होने वाला है, तो भी वो पूरी की पूरी बाजी पलट सकता है। और हो सकता है जो इंसान उसे ख़त्म करने गए हों वापस लौटने से पहले ही उसका पूरा परिवार ख़त्म हो जाए। इसलिए उन्हें इस चीज़ के लिए भी चारों तरफ नज़र रख के, हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही अपने आप को सक्षम बनाना होगा, अपने आप को इस लायक बनाना होगा कि अपने साथ साथ अपने परिवार वालों के साथ साथ और बेगुनाह लोगों को भी वो सेव कर सके। इस वक्त हर कोई अपने अपने दिमाग में अलग अलग योजनाएं बना रहा था, लेकिन विंग की नज़र जिस इंसान पे थी वो था वेसांग। वेसांग बचपन से लेके अभी तक अपने आप को बहुत बार साबित कर चुका था कि उसका दिमाग हर एक क्षेत्र में कितना अच्छा चलता है। लगभग हर कोई इंसान अपने में ही मगन था, या ये कहो कि अपने आप में ही सोचों में डूबा हुआ था कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि राजा से पंगा लेना इतना आसान भी नहीं होगा। और साथ ही साथ वो किसी और को भी अपने साथ ऐड नहीं कर सकते हैं, जो छोटे कबीले हैं उनको अपने साथ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर वो लोग ऐसे ही मीटिंग्स बैठाते रहें, मीटिंग्स में आते रहें, बार बार आना जाना अगर जंग सेक्ट में हुआ तो कोई ना कोई ऐसा इंसान तो होगा ही जो इस बात की खबर महाराज तक पहुंचा देगा। और महाराज की जो हरकतें हैं थोड़ी बहुत तो पहले ही रिवील हो चुकी हैं। हाँ, बस उसने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है सबके सामने, अपने आप को हमेशा ही एक अच्छा इंसान बना के रखा हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी इंसान उसके ऊपर डाउट नहीं करता था। और इस वक्त उनके पास इतना टाइम भी नहीं था कि छोटे कबीलों के सामने पहले उसकी सच्चाई लेके आया जाए और उसके बाद उनको तैयार किया जाए। और वैसे भी छोटे कबीले वाले इतने सक्षम भी नहीं थे कि राजा के खिलाफ वो लड़ सकें, इसलिए उनके पास इतना टाइम तो नहीं था कि वो छोटे कबीले के जो लोग हैं उनको अपने साथ शामिल कर ले। अभी उनके पास जितने लोग हैं उन्हीं के साथ उन्हें अपना पूरा का पूरा आगे जो प्लान उनका बनने वाला है उसे एग्जीक्यूट करना होगा, उतने ही लोगों के साथ महाराज पे हमला करना होगा। लेकिन उनकी जितनी सेना है उसको पूरा का पूरा भी वो इस वक्त विंग को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने पूरी की पूरी सेना विंग को दे दी तो उनके सेक्ट का क्या होगा। जैसे कि पहले ही उन लोगों के दिमाग में आ चुका है कि अगर इतने सालों तक वी दाव ने अपना आधिपत्य इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में जमाया है तो ऑफकोर्स सी बात है
हर सेक्ट में उसके कोई ना कोई वफादार तो होंगे ही, और हो सकता है इस वक्त इस सभा में भी हो सकता है नहीं भी हो, क्योंकि इस सभा में सिर्फ अभी वही लोग थे जो कि विंग के बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन थे, और वो भी हर सेक्ट के मेन मेंबर ही थे। वहाँ पे बाकी कोई नहीं था, छोटा मोटा कोई और नहीं था, सिर्फ मेन मेंबर्स ही वहाँ पे थे। इसलिए हो सकता है यहाँ पे कोई ना भी हो, लेकिन ये तो पक्का है कि हर सेक्ट में कुछ 2-4 लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो कि महाराज के लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे, बहुत ज़्यादा ईमानदार होंगे, बहुत ज़्यादा वफादार होंगे, लेकिन महाराज के लिए। और अगर उन्होंने डेली ऐसे ही यहाँ पे मीटिंग्स की तो ऑफकोर्स सी बात है वो लोग हो सकता है कुछ सनक बनक सी उन्हें महसूस हो और राजा को उनके प्लान के बारे में पहले ही पता चल जाए, इसलिए वो डेली भी मीटिंग्स नहीं कर सकते थे। अभी जितने लोग वहाँ पे हैं उन्हीं के साथ उन्हें मीटिंग्स भी करनी होंगी और प्लानिंग भी पूरी की पूरी करनी होंगी। हर किसी के दिमाग में बस यही चीज़ चल रही थी, लेकिन विंग की नज़र इस वक्त और सिर्फ वेसांग के ऊपर थी, और वेसांग पिछले 2-3 मिनट से अपने ऊपर विंग की इस गेज को अब महसूस करने लगा था कि विंग एकटक उससे देखे जा रहा है। और फाइनली अब उसने विंग की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें कुछ लग रहा है? क्या तुम मुझसे कोई उम्मीद कर रहे हो? तो तभी विंग आंसर करते हुए बोलता है, शायद मैं तुमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर रहा हूँ, दूसरों से ज़्यादा ही। विंग का ये बोलना वहाँ पे बैठे किसी भी इंसान को समझ में नहीं आया, लेकिन फाइनली विंग ने अपने इस कंफ्यूजन भरे जो सेंटेंस अभी उसने अपने मुंह से निकाला था ना, फाइनली उसको अच्छे से क्लियर किया कि वो वेसांग से क्या चाहता है। उसने अपने शब्दों को अपने मुंह से बाहर निकालते हुए बोला, मुझे लगता है कि इस वक्त हम में से अच्छा अगर किसी का दिमाग चल सकता है तो वो तुम हो। मैं जानता हूँ यहाँ पे तुमसे भी स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स बैठे हैं जो कि तुमसे भी अच्छा पराक्रम दिखा सकता है सिर्फ युद्ध नीति में, युद्ध की रणभूमि में, लेकिन मुझे लगता है उस रणभूमि में किस तरीके का चक्रव्यूह रचना है ये तुम्हें पता है। तो मुझे लगता है कि हमारी प्लानिंग किस हिसाब से जाएगी ये तुम डिसाइड करो। वेसांग 2 मिनट के लिए तो एकदम भौचक्का रह चुका था कि विंग ने उसे कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, लेकिन अगले ही पल उस सभा में बैठे हुए बाकी लोग भी धीरे धीरे अब विंग की बात से एग्री होने लगे थे, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक वेसांग ने इतने सारे कारनामे किए थे, यहाँ तक कि जब कभी किसी दूसरे क्षेत्र के लोगों के साथ भी लड़ाई होती थी ना, तो भी बहुत बार वेसांग ने अपने आइडियाज से, अपने प्लानिंग से उन लोगों को हरवाया है। इसलिए इस बार भी सबकी नज़र सिर्फ वेसांग के ऊपर थी। तो अब फाइनली वेसांग भी इस बात के लिए मान ही चुका था कि उसे इन लोगों को कुछ तो प्लानिंग बतानी चाहिए, कुछ तो ऐसा बताना चाहिए जिसकी वजह से ये लोग आगे बढ़ सकें, या ये कहो कि युद्ध करने की पूरी क्षमता रख सके, और यहाँ तक कि उनको ये तक भरोसा हो कि जीत अभी नहीं की हो गई। लगभग आधे घंटे के बाद उस मैप को अपने सामने रख दिया गया जो कि इस वक्त बहुत अच्छे से वी सिटी को दर्शा रहा था। वी सिटी पूरी तरीके से उस मैप के अंदर थी, और ये अच्छे से दिखाया जा रहा था कि किस जगह पे कितनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है। इसलिए वेसांग ने अब बोलना स्टार्ट किया, मुझे लगता है कि हम में से कुछ लोगों को वहाँ पे पहले जाना चाहिए, लेकिन जैसे कि हमें निमंत्रण तो आया है, लेकिन वो शादी से 1 दिन पहले का है, तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई वहाँ पे जा सकता है। तो अब मुझे ये जानना है कि हम में से वहाँ पे पहले कौन जा सकता है। तो तभी 2 सेक्ट के लोगों ने अपने हाथ को ऊपर करते हुए बोला, शायद हम जा सकते हैं। ये दोनों ही आवाज़ जैसे ही एक साथ सबके सामने आई थी, तो सभी ने एक साथ उन दोनों की तरफ देखना स्टार्ट किया, जो कि एक तो था जिन सेक्ट के जिनजिशन का, और दूसरा था वैन सेक्ट के वैन चाओ का, क्योंकि उनके पास कारण था वहाँ पे पहले जाने का। और वो कारण ये था कि एक तो वैन सेक्ट की वैन किंग की शादी उधर होने वाली थी, तो अब कौन सी बात है वहाँ पे जाने के लिए, और वहाँ पे जाके पहले तैयारियाँ करने के लिए उन्हें वहाँ पे कोई रोकेगा नहीं। और दूसरा जिन सेक्ट से जिनजिशन, जो कि इस वक्त वहाँ पे बैठा हुआ था एज ए सन इन लॉ, जंग्स का सन इन लॉ बन के, और वो भी अपने हाथ को ऊपर करते हुए बोलता है कि वो भी वहाँ पे जा सकता है, क्योंकि मैंग्याओ उसी दिन, यानी कि जिस दिन शादी है उसी दिन वहाँ पे एज ए मिस्ट्रेस वहाँ पे भेजा जाना है। तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें हमें वहाँ पे तैयारियाँ करनी होंगी, कुछ चीज़ें वहाँ पे रखनी होंगी। भले ही वहाँ पे वो एज ए मिस्ट्रेस जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ रीति रिवाज होते हैं जिनके लिए हमें भी तैयारियाँ करनी होंगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें भी वहाँ पे जाने से कोई रोक सकता है। तो क्या
हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं। वो अभी हेसांग की तरफ देख रहे थे। हेसांग ने टेबल में हल्का सा टैप करते हुए बोला, बिल्कुल तुम दोनों वहाँ पे जा सकते हो। यानी कि जिन फैमिली और वैन फैमिली वहाँ पे जा सकती है, वो वहाँ पे बिल्कुल भी फॉरबिडन नहीं है, लेकिन बाकी कोई वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जा सकता। और वहाँ पे जाने का सबसे पहला तुम्हारा काम रहेगा कि तुम हर एक उस जगह को देखोगे जहाँ पे सिक्योरिटी टाइट होगी, यानी कि जिस जगह पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रखी जाएगी उस जगह को सिर्फ देखना है और हमें अपडेट करना है कि वहाँ की सिक्योरिटी कितनी टाइट है। और अगर हो सके तो थोड़ा बहुत उनको आजमाने की कोशिश भी करना कि वो किस तरीके के लोग हैं। क्या पता उनमें से कोई महाराज का गद्दार भी निकले, या हो सकता है कि कोई महाराज को नापसंद करता हो। तो इस बात पे वैन फैमिली और जिनजिशियन दोनों ही नोट करते हैं और आगे की जो प्लानिंग थी अब उस पर काम किया जाता है। इसके अलावा अब वेसांग अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, इसके अलावा मुझे लगता है कि हमें सिर्फ एक गुट में नहीं या एक ग्रुप में नहीं, बहुत सारे ग्रुप्स में काम करना होगा, जिसके चलते हमारा अगर एक ग्रुप फेल भी हो जाता है तो दूसरा ग्रुप एकदम तैयार रहेगा वहाँ पे हमला करने के लिए। लेकिन इसके अलावा हमें ये भी ध्यान देना होगा कि हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स हमारे खुद के सेक्ट में भी हो, ताकि अगर बाय एनी चांस हमारा प्लान पहले ही महाराज तक पहुंच जाता है तो हम पे फाइट बैक ना कर सके। तो सबसे पहले मैं उन लोगों का नाम बताऊंगा जो कि अपने ही सेक्ट में रहेंगे। सबसे पहले जैन यांगली, जो कि अपने ही सेक्ट में रहेगी और अपने पेरेंट्स और अपने सेक्ट की पूरी तरीके से हिफाजत करेगी। हालांकि मैडम यू और जैंग फेंगमियान दोनों ही बहुत बड़े कल्टिवेटर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर हैं, लेकिन फिर भी उनकी हेल्प के लिए उन्हें वहाँ पे कोई ना कोई चाहिए ही होगा, इसलिए यानली यहीं पे रहेगी। दूसरा, निये सेक्ट से यानी कि हमारे सेक्ट से मेरे ब्रदर वहीं पे रहेंगी, जो कि पूरी तरीके से हमारे सेक्ट को सिक्योरिटी देंगे और वहाँ पे आने वाले किसी भी खतरे को आराम से वो मतलब दूर कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे ब्रदर को वहाँ पे ही रहना चाहिए और मैं तुम लोगों के साथ चलूँगा। तीसरा है जिन सेक्ट से म्यान म्यान वहाँ पे रहेगी, और जैसे कि पहले ही बोल दिया गया है कि मैंग्याओ की वहाँ पे एज ए मिस्ट्रेस वहाँ पे भेजा जाना है, तो वहाँ पे तुम्हें पहले जाना होगा, क्योंकि हमारे प्लान के बारे में तुम ही जानते हो, इसलिए तुम अपने सेक्ट में नहीं रह सकते हो। और हाँ, साथ ही साथ म्यान म्यान को ये अच्छे से समझा देना कि वहाँ पे उसे किस तरीके से सिक्योरिटी देनी है, इसलिए वो लापरवाही नहीं कर सकती। इस बात पे जिनजिशन नोट करता है और एग्री करता है वेसांग की बातों से। फिर रात के बाद वैन सेक्ट की तो वैन जूलियो को वहाँ पे रहने का आदेश दिया जाता है, यानी कि वैन सेक्ट में जो सिक्योरिटी देगा वो था वैन जूलियो, ताकि वैन जूलियो अकेले ही वहाँ पे हैंडल कर सकता था, क्योंकि वैन जूलियो का एक बार और सामने वाले इंसान की गोल्डन कोर बहुत अच्छे से चकनाचूर हो जाती थी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे किसी और को रहने की ज़रूरत है। बाकी सभी लोग, तुम लोग वहाँ पे शादी में रह सकते हो और हमारी हेल्प कर सकते हो। अब लास्ट बात आती है लैंड सेक्ट की। लैंड सेक्ट से जेओजुन को वहाँ पे रहने का आदेश दिया जाता है। वैसे तो वहाँ पे लैन चिरेन थे ही, लेकिन लैन चिरेन की तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी, जिसकी वजह से जेओजुन को वहाँ पे रहने का आदेश दिया जाता है कि बाय एनी चांस कभी ऐसा हो जाता है कि वो हम पे फाइट बैक करते हैं तो आप वहाँ पे हैंडल कर लें, क्योंकि यहाँ पे लैंड सेक्ट में सबसे ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी रहनी ज़रूरी है। लैंड सेक्ट में बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं, बहुत सारी पौराणिक चीज़ें हैं जिनको सेफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए जेओजुन को वहाँ पे रहना ज़रूरी है। वैसे अगर लान सेक्ट से लान वांगजी भी वहाँ पे रहना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन लान वांगजी इस वक्त डायरेक्टली ना बोल देता है और वो बोलता है कि वो विंग के साथ ही जाएगा, जिस गुट में विंग होगा वो उसी गुट में जाना चाहेगा। तो इस बात पे जेओजुन आंसर करते हैं, बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं अपने सेक्ट को अच्छे से सिक्योरिटी दे सकता हूँ, और जहाँ तक बात है लान वांगजी की, तो मुझे भी लगता है कि उसे विंग के साथ ही जाना चाहिए। इसी के साथ ये सारी चीज़ें तो फिक्स हो चुकी थी कि कौन अपने सेक्ट में रहेगा और कौन उसके साथ यानी कि विंग के साथ वहाँ पे जाएगा महाराज के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन अब वो किस ग्रुप में किसके साथ रहेंगे ये प्लानिंग करनी अब बाकी थी, और ये प्लानिंग कैसे की जाएगी ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।